नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 46,000 के नीचे आ गया है। एक बड़ी गिरावट की तरफ गोल्ड का मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। चांदी का भाव 47,700 रुपए के करीब है और यहां पर भी करीब 350 रुपए की नरमी है। तो जो तेजी आई थी, उस तेजी के बाद मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना है और बाजार तेज गिरावट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये गिरावट अभी और गहरा जाएगी और यहाँ पर भी शॉर्ट करने का ही मौका है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर बीरेन वकील हैं। और बीरेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या किया जाए? गोल्ड अभी और गिरता हुआ दिख रहा है, आपको शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्ट तो नहीं करूंगा मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, तो मैं बाइंग की प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूं। 45,700 800 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा जून के हिसाब से, और टारगेट रहेगा 46,400 के आसपास का। स्टॉप लॉस 45400। अच्छा, ठीक है। तो आप पोजिशनली ये व्यू दे रहे हैं, लेकिन जो आज की गिरावट है, इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्यों मार्केट अचानक से 400 450 रुपए तक लुढ़क गया, 46,000 के नीचे आ गया? बेसिकली हम देखें तो इसकी जो डेली वॉलेटिलिटी है 2-3% की है। और पिछले 3 महीने में हमने करीबन ये चौथी बार ये प्राइस देखा है 46 के नीचे, और 3 बार हमने उसको 47 के ऊपर भी देखा है। तो वैसे जिसको रेंज बाउंड या सीमित दायरे का मार्केट कहे, इस तरह का ये मार्केट है। और ज्यादातर ये हेडलाइन पे चलता है कि कोरोना की वैक्सीन मिल गई तो गिर गया, वैक्सीन फेल हो गई तो बढ़ गया, चाइना का टेंशन आ गया तो बढ़ गया। बस इस तरह बेटिंग मार्केट कह सकते हैं इसको। ठीक है। भाविक पटेल जी, आपका क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि अभी मार्केट में जो गिरावट आई है, ये गिरावट एक बाइंग का मौका है या ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है? नमस्कार मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 45,500 के करीब, तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म में तो कोई की ड्राइवर नहीं है गोल्ड के लिए, तो उसकी वजह से नियर टर्म पुल बैक या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन जरूर से होगा। और दूसरा अगर देखें तो गोल्ड अभी अपना सेफ हेवन एसेट है, वो अपील लूज कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कल भी डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा था, आज भी वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ गोल्ड भी वीक होता है। यूजुअली वो लोग अलग चलते हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो रीओपन हो रही है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया, तो उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा पुल बैक हो रहा है। तो आई थिंक एमसीएक्स में एक बार 45,500 के करीब आता है तो इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी। वहां से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 46,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 45,300 का। और अगर इंट्राडे अभी का मुझे देखो तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा और गिरावट आनी चाहिए। तो 46,100 अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं 46,150 या 200 के स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रखिएगा 45,750 का। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी करना क्या है गोल्ड में, सिल्वर में। इस पर हम आगे और बातचीत करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर एग्री मार्केट को लेकर यह है कि सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और पिछले 2 दिन से दाम काफी बढ़ रहे हैं। आखिर अचानक मार्केट में ऐसा क्या हुआ है कि दाम बढ़ने लगे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सोपा के ईडी डीएन पाठक साहब। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह है, क्यों इतनी तेजी आ गई अचानक सोयाबीन की कीमतों में? ये कोई वजह नहीं नजर आती मुझे। ट्रेडर ड्रिवन है, फंडामेंटल्स में ऐसी कुछ भी वजह नहीं है जो तेजी आए। आप देखेंगे 1-2 दिन में ये वापस भाव वहीं आ जाएंगे। अरे ऐसा क्यों सर? किसानों को अच्छा भाव मिले, इसमें क्या आपत्ति है आपको? मैं तो चाहता हूं किसानों को बहुत सारा भाव मिले,
पर मृत्युंजय जी, अभी हमारे पास इतना सारा कैरी ओवर होने वाला है इस साल, एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, पोल्ट्री की डिमांड 30-35% डाउन है और रहेगी, तो उसकी खपत भी तो होनी चाहिए ना सर। हाँ, अगर एक्सपोर्ट बढ़े, सरकार कुछ ऐसे मेजर उठाए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो किसान को पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन सरकार ऐसे अभी कोई कदम उठा नहीं रही है। $100 हमारा जो DOC है वो बाहर के मुल्कों से महंगा है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे। पोल्ट्री की डिमांड जग जाहिर है कि कितनी ज्यादा कम है, तो ये सोयाबीन जाएगा कहाँ? और क्योंकि सोयाबीन बहुत सारा है, तो फिर भाव में तेजी फंडामेंटली नहीं आ सकती। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी अच्छा आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर कुछ कदम उठाए जाएंगे तब इम्पैक्ट होगा। तो आप तो लगातार सुझाव भी देते रहते हैं सरकारों को कि क्या करना चाहिए, तो क्या सुझाव है आपका इस दौर में? क्या जरूरत है इंडस्ट्री को, सोयाबीन इंडस्ट्री को, ऑयल सीड इंडस्ट्री को? आज भी सुझाव दिया है कि आप एक काम करें, ड्यूटी जो है तेलों पे, जैसे सोयाबीन पे ड्यूटी भी 35% है, क्रूड पे इसको 10% बढ़ा दें, सनफ्लावर और दूसरे तेल हैं उन पे भी ड्यूटी 10% बढ़ा दें। अगर ये ड्यूटी बढ़ेगी और एक तरफ वो MEIS हमारा 5% है, उस पर कुछ किया जाए, तो अगर हम फिर से एक्सपोर्ट कर, तो फिर उससे क्या होगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मिल की प्राइस को। वी मे बी एबल टू एक्सपोर्ट देन एंड दैट विल सपोर्ट द सोयाबीन प्राइसेस। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर, अभी टिड्डी दल का आतंक है देश में और कई राज्यों में ये फैल चुका है, और आज हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना था कि खरीफ की बुआई तक अगर ये नहीं खत्म होता है तो क्रॉप को डैमेज कर सकता है। तो क्या इसकी भी कोई आशंका है? सोयाबीन की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है खरीफ में, तो उसको लेकर कुछ चिंता है क्या? देखिए, टिड्डी जो है दुनिया का सबसे विनाशक इंसेक्ट है, और अगर ये बुआई और उसके सोयाबीन के बाहर निकलने के बाद टिड्डी रहेगी तो डेफिनेटली आशंका बहुत बड़ी है। हम सोचते ऐसा है कि सोयाबीन जब तक बोई जाएगी जून एंड में, जुलाई में, तब तक इस पे टिड्डी पे या तो काबू पा लिया जाएगा या इसको थोड़ा मतलब कम कर सकते हैं, हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन अब हम आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। खबर ये है कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और गोल्ड के बदले लोन रेशियो को बढ़ाया जाएगा, और ये रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% किया जाएगा। इस पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। स्वाति जी, एक बहुत बड़ी खबर आप है कि 75% से बढ़ाकर 85% किया जाएगा गोल्ड लोन देने का जो रेशियो है, और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये एक बड़ी राहत होगी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए इस वक्त, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। आप गोल्ड की कीमत भी देखिए बहुत बढ़ रही है, तो ये दो तरह से हेल्प करेगी लोगों को। एक तो उनको जो पैसे चाहिए अगेंस्ट गोल्ड वो ज्यादा मिल पाएंगे, और जो रेशियो की आप बात कर रहे थे वो बहुत क्रिटिकल है। RBI ने 2014 में अगर आप याद करें फिक्स किया था ये लोन टू वैल्यू रेशियो, जो हम जिसकी बात करें, बेसिकली वो ये रेशियो होता है जो बैंक को ये रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट वो लोन कंपनियों को देती, गोल्ड के अगेंस्ट लोन जो उनसे लेते हैं कंपनियों को देती हैं। अब इसको 75 से बढ़ाकर 85% करने से ये एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है NBFC कंपनीज के लिए जो भी गोल्ड लोन देती हैं। और इससे आप देखिए, अगर मॉरेटोरियम पीरियड में भी जो ब्याज ना देने पर NPA उनको नहीं माना जाएगा, तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन है। इस टाइम बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, लोगों को क्रेडिट देने के लिए, पैसा पहुंचाने के लिए, फाइनेंसिंग ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक राहत के तौर पे आपको दिखेगा। RBI की तरफ से स्टेप बहुत जल्दी लिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक आप उम्मीद कर सकते हैं इस पर कुछ RBI कार्रवाई करे। ये एकदम फाइनल स्टेजेस पे और ये थिंकिंग RBI की है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और एक जो बड़ी बात आपने बताई वो ये कि मोरेटोरियम पीरियड में अगर ब्याज नहीं दिया जाएगा तो भी NPA नहीं माना जाएगा। ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि ताजा हालात में अगर ये राहत मिलती है तो निश्चित तौर पे जो अभी लिक्विडिटी का क्रंच है, जो दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए ये एक बड़ा कदम होगा। तो क्या आपकी कुछ बात हो पाई है कंपनियों से, कितनी बड़ी राहत होगी इससे?
जी बिल्कुल, ये राहत के तौर पे आप इसलिए इसको देखिए कि उनकी बुक्स इतनी खराब नहीं दिखेंगी। प्रोविजनिंग अभी या एनपीए में इसको कन्वर्ट मान लेना, उनकी बुक्स पर वो असर नहीं दिखेगा जो वो चाह ही रही हैं, और आरबीआई से लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इससे उनको भी एक रिलीफ मिलेगा कि 3 महीने के पीरियड में अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है, उसकी इंटरेस्ट नहीं कोई सर्विस कर पा रहा है, तो उसको एनपीए ना माना जाए, वो अवधि बढ़ाई जाए। तो ये कंपनीज के लिए एक मच नीडेड स्टेप होगा आरबीआई की तरफ से, और कंपनी इसको वेलकम कर रही है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण खबर देने के लिए कि गोल्ड के बदले लोन का जो रेशियो है उसे 75% से बढ़ाकर 85% करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द इसके ऊपर फैसला हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो स्वाति ने बताई वो ये कि मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज ना देने पर उसे एनपीए नहीं माना जाएगा। ये जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी कि अगर वो ब्याज नहीं भी चुकाएंगे तो उसे एनपीए नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की। और अभी हमने बात की गोल्ड की और गोल्ड प्राइस की भी बात की कि क्या आगे मूवमेंट होगा। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट अभी आपको बीरेन जी कैसा लग रहा है और क्या अभी इस मार्केट में बाई करके चलना ठीक है? क्रूड में काफी ओवरबॉट मार्केट है, तो थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। यहाँ 2650-60 के आसपास हम शॉर्ट जा सकते हैं। 2720 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2510-2480 के बीच का टारगेट रख सकते हैं और टाइम फ्रेम 2-3 दिन की है। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है कि क्रूड में अभी क्या करना चाहिए। भाविक, नेचुरल गैस का मार्केट अभी क्या आपको ट्रेड के लिए तैयार दिख रहा है? क्या अभी ट्रेड करना नेचुरल गैस में एनजी में ठीक रहेगा? जी जरूर मृत्युंजय जी, देखिए बायर्स वापस नेचुरल गैस में आ गए रिसेंट स्लम्प के बाद। इनफैक्ट अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 6.4% बढ़ चुका है, मतलब 24,000 हो चुका है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है। और फंडामेंटल भी देखें तो फॉलिंग प्रोडक्शन की वजह से भी प्राइसेस में अपसाइड दिख रही है। आई थिंक वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो एक पैटर्न मार्जिनल हायर लो बना रहा है सिंस लास्ट मार्च, जो सजेस्ट कर रहा है कि एक बेस फॉर्म हो चुका है एमसीएक्स में 120 के करीब। आई थिंक इंट्राडे 147.30 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 150 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 145 का, और फिर किसी को पोजिशनल भी लेना हो तो 145 से 142 एक अच्छी रेंज है बाय करने के लिए। 150 to 153 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं 135 का। ओके, ठीक है, ये राय आपकी है। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। हमारे साथ कैलाश चंद्र मोदी जुड़ रहे हैं इस वक्त सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। लेड में सर लॉन्ग बनाना चाहिए या शॉर्ट बनाना चाहिए नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में? अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में भाविक जी लेड में शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए या लॉन्ग पोजीशन? जी अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं आई थिंक 30 जून का ही मानूंगा, क्योंकि अभी यही नेक्स्ट एक्टिव है। जून में अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट में तो 134 से 130 के बीच में ही लेड कब से चल रहा है। आई थिंक लास्ट 10-12 दिन में देखें तो 4 रुपए के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेड है, तो 134 के ऊपर जाता है तो बाय कीजिए, या 130 के नीचे जाता है तो ही शॉर्ट कीजिए। वरना अभी सीमित दायरे में है तो अभी कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा है, तो आप एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट कीजिए। अगर 134 के ऊपर जाता है तो 136 से टारगेट के लिए बाय कीजिए, 133 का स्टॉप लॉस, और 130 के नीचे जाता है तो 128, 127 का टारगेट रखिए और 131 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजू का, गुजरात से है हमारे साथ। पूछिए राजू जी। मेरे पास कपास खली है 200 टन फिजिकल में, मुझे सितंबर तक रुकना है, तो बीरेन जी से ये जानना है कि सितंबर तक क्या रेट मिल सकते हैं कपास खली के? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत सही व्यक्ति से सवाल पूछा है। बीरेन जी कपास खली के मामले के बहुत बड़े जानकार बनकर उभरे हैं हाल के दिनों में। बीरेन जी 200 टन का स्टॉक है कपास खली का इनके पास और सितंबर तक ये रुक सकते हैं, आपका सुझाव क्या है इनके लिए? उनके पास अगर ग्रीन कलर यानी जो अच्छी क्वालिटी का खल है तो रुकना चाहिए। तो मेरा टारगेट करीबन
होगा, फिजिकल के हिसाब से होगा। लेकिन अगर ये अगर ये डल है यानी ब्लैकिश काला खल है तो मैं निकल जाने की प्रेफर करूंगा, क्योंकि आगे जाके उसकी खपत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखिए बीरेन जी कितनी बारीक बातें जानते हैं कपास कली के बारे में, कि कलर के आधार पर आपको ये तय करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको रखना है या नहीं रखना है, और आगे आपको अच्छा भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, इस पर आप नज़र रखिए और आगे बढ़ेंगे। भाविक, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अभी हमने मेटल की बात की, मेटल में जिंक का काउंटर अभी आपको कैसा लग रहा है? जिंक मृत्युंजय, देखिए जिंक में भी अभी अगर बेस मेटल्स पूरे की बात करो तो अभी इतना मुझ ज्यादा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा बेस मेटल एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, जहां पे एक पॉजिटिव वो है कि रीओपनिंग जो हो रहा है इकोनॉमिक्स, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ने की आशंका है, और दूसरी तरफ यूएस चाइना का जो टेंशन है तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव न्यूज है। जिंक 154 से 159 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लेड और जिंक के बीच में मुझे जिंक ज्यादा प्रेफर लग रहा है। तो जिंक अगर 154 के करीब आता है तो एक बार मैं लॉन्ग करने की रिकमेंड करूंगा 160 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 153 से 152.50 का। ठीक है, अगला सवाल है बहादुर का। पूछिए बहादुर। बहादुर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कैस्टर के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे। बीरेन जी, क्या करें अभी कैस्टर में? अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 3520 पे बाय करना चाहिए, 3470 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 3600 और 3620 के बीच का टारगेट रखना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अशोक का, नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अशोक जी। में क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए? सवाल दोहराएंगे अपना? चांदी में कौन से रेट के ऊपर बाय करना चाहिए और बाय करना चाहिए? अच्छा। नहीं करना चाहिए तो सेल क्या रेट पे करना चाहिए? चांदी, ठीक है, चांदी में अभी क्या करना चाहिए बताइए भाविक। हाँ, किस रेट पर बाई करना चाहिए? अगर चांदी में बाइंग करनी हो, खरीदना हो, तो क्या लेवल ठीक रहेगा बाइंग का? देखिए इंट्राडे अगर 1-2 दिन की हम बात करें तो चांदी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है सोने के करीब, तो आई थिंक सोने में मेरा नेगेटिव व्यू है और चांदी में थोड़ा पॉजिटिव है। अभी 47,530 520 चल रहा है, तो आई थिंक 47,500 अभी से ही आप एक बार बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,280 का, और टारगेट रख सकते हैं 47,800 का। ज्यादा मुझे अपसाइड नहीं लग रहा है, तो 47,800 के करीब आता है तो इंट्राडे आप निकल जाइए, पोजिशनल मत रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आज इंट्राडे ट्रेड कीजिए। ठीक है, वीरेंद्र हैं हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए वीरेंद्र जी। सिर्फ सर आजाद के लिए करंट रेट पे गोल्ड में क्या करना चाहिए, बाई या सेल? सिर्फ ओनली आजाद के लिए। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए करंट रेट पर, बताइए भाविक। देखिए गोल्ड मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है चांदी से, और आज अगर देखें तो कोई ज्यादा डेटा भी नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा अपसाइड हो सकता है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वो वीक हो रहा है, तो एक बार गोल्ड 46,050 से 46,080 के करीब आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 46,140 या 46,150 के स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रख सकते हैं 46,820 से 46,800 का, 45,800 सॉरी। ठीक है, अगला सवाल ताराचंद का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए ताराचंद जी। मेरा सर वीरेन वकील जी से सवाल था। हेलो हेलो, पूछिए सर। वो कैस्टर हाजिर में लेना है, कब लो? स्पॉट में अगर किसी को कैस्टर खरीदना हो बीरेन जी, तो कब लेना चाहिए? हमारे यहाँ गुजरात में 680, 700, 710 के आसपास चल रहा है। उनकी राजस्थान की कौन सी मंडी है वो मुझे पता नहीं है, बट जो सुमेरपुर का माल जो ज्यादा अच्छा आता है, काफी अच्छा आता है, उसके बेसिस पे मैं ऐसा मानूंगा कि 680, 700 के लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाइंग हल्के हल्के शुरू करना चाहिए।
ओके, ठीक है। अगला सवाल है बलवीर का, अमृतसर से हैं। पूछिए बलवीर जी। सर नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए एक हफ्ते के लिए? ओके, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए बीरेन जी? नेचुरल गैस में फिलहाल थोड़ा अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। यहाँ 146.45 पे बाई कर सकते हैं। 153, 154 का टारगेट रख सकते हैं। 141 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी राय है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। लेकिन बीरेन जी, मैं एग्री मार्केट के ऊपर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि एग्री में खास करके अगर हम पूरा ऑयल कॉम्प्लेक्स के में हमने बात भी की, अभी हमारे साथ डीएन पाठक थे, सोयाबीन के बारे में हम बात कर रहे थे। पूरे एडिबल ऑयल का आउटलुक अगर हम मिड टर्म तक के लिए जानना चाहें तो क्या लग रहा है आपको? ये साल सप्लाई में काफी रोक लग रही है। कभी कभी इंपोर्ट बैन आ जाता है या लाइसेंस आ जाता है, तो दिक्कतें काफी है और डिसरप्शन भी लॉजिस्टिक का है। तो मेरा जनरल ख्याल ऐसा है कि अगर फ्यूचर्स में किसी को करना है तो बाय में ही करना चाहिए, क्योंकि आप बैकवर्डेशन देखेंगे यानी हर कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में चल रहा है। तो स्पॉट और फ्यूचर्स को दोनों को मैं सेपरेट, एप्पल को एप्पल, ऑरेंज को ऑरेंज की हिसाब से देखूंगा। और जनरली स्पीकिंग एडिबल ऑयल में मैं 2-3 महीने का जो मेरा व्यू है वो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही है। ओके, तो आपका 2-3 महीने का व्यू जो है वो बाय ऑन डिप्स का है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। और अगर गिरावट आती है ऑयल, आज आपने जो बाय ऑन डिप्स कहा, सर इस पर एक सवाल मेरा और कि अगर हम सोयाबीन की ही बात कर लें तो बाय ऑन डिप्स मतलब कितनी गिरावट पर बाय किया जाए, किस लेवल पे बाय किया जाए? ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि काफी लोगों को चीट करता है, यानी 100-200 रुपया गिर के फिर वापस वो 300 रुपये बढ़ जाता है। तो जैसे लॉकडाउन के समय वो 3200-3300 गया, फिर धीरे धीरे करके वो 3800 3900 तक आ गया, लेकिन किसी को माल लेने नहीं दिया उसने। अभी मेरा ऐसा मानना है कि जनरली स्पीकिंग 150 की जो भी गिरावट है उसमें बाय करके पोजिशनल ट्रेडर अगर इसको बाय करके चलेगा तो वो बैकवर्डेशन से भी फायदे में रहेगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड ऑयल जो जून है मैं वो बाय करने का रिकमेंड करूंगा 2520 पे, टारगेट रखेगा 2600 का और स्टॉप लॉस 2460 का। आपकी कॉल बीरेन जी। मैं सिल्वर मिनी जून सेल प्रेफर करूंगा। ये 500 रुपया महंगा है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट से। यहाँ 48,800 पे सेल, 49200 स्टॉप लॉस और 47700 टारगेट। आपकी आखिरी कॉल भाविक। नेचुरल गैस जो जून है वो मैं बाय करने का रिकमेंड करूंगा 147.30 पे, टारगेट रखिएगा 150 का और स्टॉप लॉस 145 का। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।